नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं और जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो, उसके लिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपका मास्क पहनना बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हो, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि जब कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मेवात में एक आदमी की मौत पर पुलिस वालों के खिलाफ वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि जिसकी मौत हुई उसे फरीदाबाद की पुलिस ने एक मामले में थाने में ले जाकर टॉर्चर किया था, जिसने 2 दिन पहले ही दम तोड़ दिया। जिसके बाद इलाके के लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। वहां से आई एक तस्वीर में तो कुछ लोग बीच सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी में तोड़फोड़ करते नजर आए। उस पर जमकर डंडे और पत्थर बरसाए। हंगामा कर रहे इन लोगों को कुछ लोगों ने ऐसा भड़काया कि उन्होंने उस गाड़ी में आग तक लगा दी। देखते ही देखते पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। पुलिस की जो भी गाड़ी सड़क पर उत्पात मचा रहे इन लोगों के सामने आई, उसे उन्होंने नहीं बख्शा। रास्ते पर उतरी भीड़ ने वहां खूब तांडव मचाया। ये सब पुलिस वालों की आंखों के सामने हुआ, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे उनकी एक ना चली। वो चुपचाप बेबस बनकर पूरे तमाशे को देखते रहे। बिहार के अररिया से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों ओर के लोग एक दूसरे पर लाठियों से जानलेवा हमला करते नजर आए। खेत के बीचों बीच हुई इस खूनी झड़प में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी पूरी ताकत से एक दूसरे पर लाठियां भांजी। जमीन के विवाद में ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। जिस तरह से ये मारपीट कर रहे थे, उसे देख ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे की जान लेकर ही दम लेंगे। हैरानी की बात तो ये रही कि वहाँ मौजूद कुछ लोग मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की बजाय उल्टा उन्हें भड़काते सुने गए। यही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस खूनी झड़प का आनंद उठा रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई। मुंबई में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। बीएमसी ने अगले 2 दिनों यानी आज और कल 14 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीएमसी ने अपनी सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जबकि एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर है। लोगों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है और समंदर में ऊंची लहरें उठने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मुंबई में बर्बादी की बारिश। सड़कों पर उमड़ा सैलाब। जगह जगह फंसी गाड़ियां। आफत में मुंबई करों की जान। मुंबई में मौसम ने अचानक ऐसा करवट लिया कि देखते ही देखते पूरे शहर की सूरत बदल गई। बारिश के प्रचंड वेग ने मुंबई को इस कदर हिला दिया कि लोगों के जहन में सैलाब की पुरानी तस्वीरें कौंधने लगी। बारिश के बाद तबाही और बर्बादी का ये मंजर मुंबई करों के लिए मुसीबत का अंबार बन गया और जो जहां था वहीं फंस गया। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर बारिश में मुंबई का ये हाल क्यों हो जाता है। मुंबई में जारी मूसलाधार बरसात का असर अब दिखने लगा है। हिंद माता का ये इलाका है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। सड़कें जो हैं वो नदारद हैं, पानी की सतह के नीचे, और एक नदी जैसी स्थिति यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी। रास्ते पूरी तरह से हिंद माता के बंद कर दिए गए हैं और गाड़ियों के पहिए तक डूबे हुए हैं। ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है।
मुंबई में मॉनसून अपने तय वक्त से 2 दिन पहले ही आ धमका और उसने मुंबई का ये हाल कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगले 48 घंटों के लिए मुंबई के लिए मौसम विभाग की खास चेतावनी है। हम लोग देख रहे हैं अगले 2 दिनों तक मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका कारण है बंगाल के उपसागर में जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उसके चलते वेस्ट कोस्ट पे पूरी जगह पे वेस्टर्ली स्ट्रांग हो गई है। इसकी वजह से पूरे कोंकण रीजन में इंक्लूडिंग मुंबई सभी जगह पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पिछले एक हफ्ते से मुंबई में मौसम का मिजाज कुछ इस कदर बदला है कि एक झटके में सब कुछ बदल गया। जिन सड़कों पर बेधड़क होकर गाड़ियां गुजरती थी, वहां भारी बारिश के बाद उमड़े सैलाब ने अपना कब्जा ले लिया है। कहीं बीच रास्ते में बसें फंसी हैं, कहीं गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। मुंबई में लगातार रुक रुक के हो रही बारिश के कारण बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे जल जमाव हो गया है। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में हम खड़े हैं, जहां पर जल जमाव होने के कारण मुंबई के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार सुबह से रुक रुक कर बारिश जो है वो हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि आने वाले 2 दिन मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई पर अचानक टूटी इस आफत ने इस शहर की लाइफलाइन यानी लोकल को भी डिरेल कर दिया है। मुंबई में सुबह से रुक रुक के बरसात हुई है, जिसका असर सेंट्रल रेलवे पर पड़ा है। इस समय हम खड़े हैं साइंस स्टेशन पे, जहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पानी जो है वो रेलवे ट्रैक पर भर गया है। मुंबई में बीती रात से ही हो रही तेज बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में पानी भरने की वजह से सबवे को बंद कर दिया गया। मुंबई में अचानक आई बारिश ने क्या रुख अख्तियार कर लिया, किंग सर्कल से सामने आई इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। मुंबई में मूसलाधार बरसात शुरू हो चुकी है। रह रहकर लगातार जो है वो बरसात जारी है और कहीं न कहीं जल जमाव अब होना शुरू हो चुका है। किंग सर्कल का इलाका है और साफ तौर पे यहाँ पे देखें तो जो रुक रुक कर बरसात हो रही है उसकी वजह से जो जल जमाव हो रहा है उसे निकालने के लिए यहाँ पर पहले तो ड्रेनेज खोले गए हैं, साथ ही साथ पंप्स लगाए गए हैं, ताकि मानसून की दस्तक पर जिस तरह के हालात पैदा हुए थे उस तरह की पुनरावृत्ति न होने पाए। मुंबई में बरसात के इस बरसते कहर का सबसे ज्यादा सामना उन लोगों को करना पड़ा जो रोजमर्रा की तरह अपने दफ्तरों या काम के लिए निकलते हैं। पिछले 3 दिन से रुक रुक कर मुंबई में बारिश की झड़ी लगी हुई है। मौसम विभाग ने पहले से ही कह दिया था कि 9 और 12 जून तक मुंबई को भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। शनिवार और रविवार के दिन भी मुंबई में भारी बारिश होगी। एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। समुद्र में हाई टाइड की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। आलम यह है कि घने बादलों ने पूरे समुद्र को आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बीएमसी ने भी तेज बारिश की आशंका को देखते हुए लोगों को घरों में रहने की अपील की है। लगातार तीसरा दिन है आज जहां मुंबई में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग पहले ही कह चुका था कि आने वाले कुछ दिन मुंबई के लोगों के लिए बड़े कठिन होने वाले हैं, जहां पर मौसम विभाग का ये भी कहना है कि शनिवार और रविवार को मुंबई में रेड अलर्ट है और भारी से अति भारी बारिश होने की आशंकाएं हैं। लगातार हो रही बारिश ने माया नगरी के कई इलाकों को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले रखा है। जहां बर्बादी का भराव है तो आफत का पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। मुंबई के नक्शे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सपनों के शहर का असली हाल क्या है। कुर्ला, बांद्रा, किंग सर्कल, लोअर परेल, नाहुर, वडाला, वर्ली, सायन, कांदीवली, बोरीवली, मलाड, गोरेगांव, दहीसर, अंधेरी, दादर, माटुंगा, जुहू, कोलाबा, सांता क्रूज। ये वो मुंबई के इलाके हैं जहां बीते कुछ घंटों की बारिश ने
जुलाई 2005 की याद ताजा कर दी, जब कुछ ही घंटों की बारिश ने मुंबई को पूरी तरह से डुबो दिया था। तब इस मुश्किल से निकलना मुंबई के लिए चुनौती बन गया था। बरसात अपने साथ कई तरह की बर्बादी को भी लेकर आती है। नवी मुंबई के कोपर खैराने में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण एक पेड़ गिर गया। यह पेड़ पाम सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर गिरा, जिससे कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई और नुकसान हो गया। गनीमत रही कि रात का वक्त होने की वजह से कोई गाड़ी में नहीं था। मुंबई में क्या सड़क, क्या अस्पताल, क्या कार, सब कुछ बारिश की चपेट में है। अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये मुंबई के लोगों की जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है। घरों में कई फीट पानी भरा हुआ है, सामान डूब चुका है। नवी मुंबई के पास बेलापुर किले का एक हिस्सा बारिश की वजह से गिर पड़ा। शिवकालीन किले की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। लगातार बारिश की वजह से मुंबई के पास पवई झील का पानी ओवरफ्लो होने लगा है। मुंबई में यह मानसून 2 दिन पहले ही आ गया। लगातार बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से करीब 30 लोकेशन पर बसों की रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। बता दें कि विभाग ने कहा है, आमतौर पर हर साल के मुकाबले दक्षिण पश्चिम मानसून 2 दिन पहले से आ गया है। अगले 3 से 4 दिनों तक मुंबई में अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान शहर में कुल 300 से 350 mm बारिश हो सकती है। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक जो आसार लग रहे हैं वो मुंबई की चुनौतियों को और बढ़ाने वाले हैं। परेशानी तो मौसम विभाग की चेतावनी भी है, जिसने अगले कई घंटे मुंबई पर बहुत भारी गुजरने के संकेत दिए हैं। एहतियातन के मद्देनजर मुंबई प्रशासन की तरफ से सभी प्राइवेट संस्थानों को बंद कर दिया गया है। यूपी के चंदौली से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि इलाके के एक परिवार ने वहां की पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसे छुड़ाने के लिए वहां के प्रधान अपने लोगों के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों ओर के लोगों में तीखी बहस शुरू हो गई। फिर कहासुनी से नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। प्रधान पक्ष के लोग और जमीन पर अपना हक बताने वाला परिवार दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। बीच सड़क पर दोनों में दंगल शुरू हो गया। दोनों ओर से जमकर थप्पड़ और लात घूंसे चले। यहाँ तक कि कई लोगों ने एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। बात यही नहीं रुकी, आगे भी देख लेने की धमकी दी गई। मारपीट की इस घटना में एक पक्ष के कई लोग घायल हो गए। बिहार में हुए एक हादसे में 6 बच्चों की जान चली गई। बिहार के सहरसा में गड्ढे में भरे पानी में नहाने के दौरान 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हरियाणा के चरखी दादरी में सरपंच संदीप कुमार की मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक छोटे जहाज पर लगी आग की चपेट में आने से 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा नदी किनारे खड़े इस जहाज में तेल भरने के दौरान हुआ और तभी एक जोरदार धमाके के बाद उसमें भीषण आग लग गई। पलक झपकते ही पूरा जहाज आग का गोला बन गया, जिसके बाद वहां मौजूद दमकल विभाग के लोगों ने तुरंत आग की इन खतरनाक लपटों पर पानी की बौछार शुरू कर दी। आग से निकलने वाले काले धुएं ने आसपास के पूरे इलाके को अपने अंदर ढक लिया। इस दौरान उस जहाज पर कई धमाके हुए, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि उसने नदी के किनारे बनी कई झुग्गियां भी जला दी, जिसके बाद वहां लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए।
पूरे इलाके में सायरन की आवाज गूंजने लगी। वहां ऐसा धुआं छाया कि कुछ भी साफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को कई घंटे लग गए। आर्टिकल 370 को लेकर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और ये सब हुआ है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट की वजह से। सोशल मीडिया में हुए इस चैट में दिग्विजय सिंह ने कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 के बहाल करने जैसे संकेत देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस बारे में सोचेगी। इस बयान को लेकर बीजेपी ने सोनिया और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और बयान को लेकर सफाई मांगी जा रही है। दिल्ली में घमासान। कोई नई बात नहीं, ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। कश्मीर में गर्माहट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिग्विजय सिंह जी। बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले। This also is an indication of the desperation prevailing in the Congress party. सवालों में उलझी कांग्रेस। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। एक बार फिर दिग्विजय सिंह के एक बयान ने कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। एक बार फिर कांग्रेस की सोच और कश्मीर को लेकर पार्टी की सियासत पर सवाल खड़े होने लगे हैं और इन सब की जड़ है दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो क्लिप जो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले से जुड़ा है। दिग्विजय सिंह के बयान का ये तीर चला सोशल मीडिया पर होने वाले क्लब हाउस चैट में, जहां पे देश दुनिया के तमाम पत्रकार और समाज सेवी मौजूद थे। उन्हीं में से तभी एक शख्स ने, जिसे कि पाकिस्तानी पत्रकार बताया जा रहा है, मोदी सरकार और कश्मीर को लेकर एक सवाल दागा। सवाल का जवाब देते वक्त दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा कह डाला जिससे बीजेपी को एक बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ बड़ा हमला करने का मौका मिल गया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्या कहा था। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. ये ऑडियो क्लिप वायरल होते ही खलबली मच गई। बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिग्विजय सिंह के साथ राहुल और सोनिया गांधी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। सबसे अहम बात यह है कि जिस शख्स का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है, उसे पाकिस्तान का पत्रकार बताया जा रहा है और पाकिस्तान का नाम आते ही हमले में धार आ गई। जिस क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे कि ये कोई वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। बीजेपी पहले भी राष्ट्रवाद पर कांग्रेस की सोच को लेकर सवाल खड़े करती रही है और बीजेपी को ये मौके ज्यादातर खुद कांग्रेस के नेताओं ने दिए हैं और इस बार भी मामला जस का तस रहा। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को बीजेपी शुरू से ही अपनी उपलब्धि बताती रही है और जब भी मौका मिलता है इसकी आड़ में कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ये कांग्रेस ही थी जिसने
कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? From the political point of view, this also is an indication of the desperation prevailing in the Congress party to try to seek to come back to power at whatever cost it might be, even if it amounts to usurping or questioning the very integrity of Mother India. दिग्विजय सिंह के बयान पर जब दिल्ली में हलचल मची तो लहरें घाटी तक भी उठने लगी। अपने राजनीतिक वजूद को फिर से खड़ा करने में जुटे कश्मीर के नेताओं ने बयान को घाटी में आम लोगों से जोड़ दिया। And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people, as other parties of the nation who have also spoken about it. I welcome it heartily and hope that the present government will look into this again. जब इतना हंगामा खड़ा हो गया तो सबकी निगाहें कांग्रेस की तरफ थी। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस के जवाबी हमले का सभी को इंतजार था। तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके 2019 के प्रस्ताव की याद दिलाई गई, जिसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया था। 2019 के उस प्रस्ताव में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के सरकार के फैसले को गलत बताया गया था, लेकिन उसे बहाल करने की बात कभी नहीं की गई थी। बयान को भारतीय जनता पार्टी में एक गैंग है जो बात को तोड़ मरोड़ के किसी को यहाँ से उठाया, किसी को यहाँ से उठाया करके कोई बहुत बड़ा हमने काम कर लिया है, ऐसी बात करके चिल्ला चिल्ला के टीवी की चैनलों पे बोलते हैं। जाहिर सी बात है, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ पल्ला झाड़ लिया है। ये कोई पहली बार नहीं है। दिग्विजय सिंह इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर खुद के लिए और पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते रहे हैं। भगवा आतंकवाद से लेकर तमाम ऐसे बयान हैं जिसने कांग्रेस पार्टी को परेशान किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर बार बीच का रास्ता निकालकर विवाद को शांत करती रही। इस बार भी कांग्रेस ने अपना पुराना रुख बरकरार रखा है, लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान ने पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और इसी बहाने एक बार फिर टूल किट का विवाद खड़ा हो गया है, जिसे कांग्रेस ने बहुत मुश्किल से शांत किया था। राजधानी दिल्ली में तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली में तैयारी तेज कर दी गई। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि उसकी ओर से 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। 1000 बिस्तरों के लिए, बेड्स के लिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल के अंदर ही बनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक खत लिखा, जिसके जरिए उन्होंने कोरोना वैक्सीन, मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर पर लगाए गए जीएसटी पर अपनी नाराजगी जताई। राजस्थान कांग्रेस के लिए सियासी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सचिन पायलट की नाराजगी ने जहां दिल्ली की सियासी फिजाओं को गरमा दिया है, तो वहीं गहलोत सरकार पर अब पायलट ग्रुप के एक विधायक ने फोन टैपिंग का आरोप भी लगा दिया है। हालात अब ये हो चुके हैं कि कांग्रेस इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी राजस्थान सरकार में उठे गुटबाजी के अंगारों को हवा देने में जुट गई। कहा है जरूर विधायकों ने कि हमारे फोन टेप हो रहे हैं, कई विधायकों ने कहा भी है। कहीं कोई सचिन पायलट की कोई शिकायत नहीं है। राजस्थान में जारी है सियासी तकरार। भीतर घात के डर से बेचैन है कांग्रेस। यह है पायलट पर उठे तूफान की कहानी। राजस्थान की सियासत में विवादों का ऐसा बवंडर उठा है कि राजधानी दिल्ली तक
उस बवंडर की हवाओं को महसूस किया जा रहा है। करीब 10 महीने से थमी हुई विवादों की ये लहर मॉनसून की दस्तक के साथ एक बार फिर से सतह पर नजर आने लगी है। दावा किया जा रहा है कि सरकार की अनदेखियों से नाराज सचिन पायलट को लेकर दिल्ली में जहां मंथन और मनन चल रहा है, वहीं सीएम अशोक गहलोत का खेमा अभी सचिन पायलट के खेमे पर लगातार नजर बनाए हुए है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सचिन पायलट के खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का दावा है कि राजस्थान में विधायकों की फोन टैपिंग हो रही है। राजस्थान सरकार फोन टैपिंग करा रही है। सोलंकी का दावा है कि ऐसे कई विधायक हैं जिन पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी शिकायत कुछ विधायकों ने सीएम से भी की है। इतना ही नहीं, विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने ये कहा है कि राजस्थान में ऐसे हालात स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारे फोन टेप हो रहे हैं, कई विधायकों ने कहा भी है। अब उनके पास में कौन सा ऐप है जिसे पता लग रहा है कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं? उन्होंने मेरा फ़ोन भी चेक किया, बोल नहीं आपका तो नहीं हो रहा। तो कौन सा फ़ोन का ऐप है जिसे पता लगता है कि भाई उनका फ़ोन टेप हो रहा है? कई लोगों ने कहा भी है इस बात की जानकारी, फ़ोन टेपिंग की तो नहीं, लेकिन अधिकारियों की बात जरूर मुख्यमंत्री तक पहुँचाई है कि हमारे अधिकारी ऐसे कह रहे हैं कि ऊपर से अधिकारियों द्वारा ऐसा मैसेज है। कोशिश ये इलीगल टेपिंग गलत है, मानता हूँ, लोकतंत्र के लिए भी ये ठीक नहीं है। राजस्थान कांग्रेस में ठनी ये तकरार न सिर्फ पार्टी के अंतःकलह को सामने ला रही है, बल्कि विपक्ष भी इस मामले में राजस्थान सरकार की घेराबंदी में जुट गया है। आज फिर से कांग्रेस के एक विधायक कह रहे हैं कि कई विधायक कहते हैं उनके फोन टेप हो रहे हैं, जासूसी हो रही है। कांग्रेस बताए कि ये विधायक कौन है। सोजा बेटा गब्बर आएगा की तर्ज पर कांग्रेस अपने ही विधायकों को डरा रही है। कांग्रेस बताए गब्बर कब आएगा। बीजेपी के नेता अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस में चल रही गुटबंदी पर सवाल उठाए हैं। वहीं फोन टैपिंग के मुद्दे पर भी अरुण चतुर्वेदी ने राजस्थान सरकार पर जोरदार हमला किया। कोरोना का नाम लेकर के राजस्थान की सीमा को सील करने का काम किया, बार बार अपनी बाड़ेबंदी करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहा कि ये लाचारा है, बेकार है, अनाड़ी है, सब तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और अब एक बार फिर जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से सोचता है, मैं कहता हूँ बिलो द बेल्ट वार करने की बात होती है। तो अब तक तो हम कहते थे, अब उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। कांग्रेस के उनकी खुद उनकी पार्टी के विधायक करें कि हमारे टेलीफोन्स को टेप किया जा रहा है और हमारे ऊपर सरकार के द्वारा नजर की जा रही है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र। मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, अपने स्वयं के अंतर्वादों के घर जल्दी गिरेगी। राजस्थान में उठे सियासी तूफान पर डैमेज कंट्रोल के लिए दिल्ली पहुंचे राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने मरहम लगाने की कोशिश की। गोविंद डोटासरा के मुताबिक कांग्रेस के भीतर ऑल इज वेल है। सचिन पायलट से किसी को भी शिकायत नहीं है। पार्टी संगठन में सब आराम से इजी हैं, कहीं कोई सचिन पायलट की कोई शिकायत नहीं है। ये तो संगठन की बात, सरकार के संगठन में उनके लोग हैं। और संगठन में हम सब लोग मिलकर के आला कमान तय करता है, जिसको जो जिम्मेदारी देता है वो जिम्मेदारी लेता है। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सब मिलकर के अच्छा शासन देंगे। बीते कई दिनों से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच सियासी तकरार का मसला किसी से छिपा नहीं है। युवा नेता जितिन प्रसाद 3 दशकों पुराना रिश्ता कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर 10 महीने पुराने वाली स्थिति बनती दिख रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट को कांग्रेस में दूसरे नंबर का नेता माना जाता है। युवा नेता होने के नाते सचिन पायलट को मानने वालों में कोई कमी नहीं है। लिहाजा ये समझना जरूरी है कि आखिर राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ये तनातनी अब तक क्यों बनी हुई है। सूत्रों के हवालों से खबर है कि सचिन पायलट अपने 10 महीने पुराने मुद्दे पर तत्काल एक्शन की मांग कर रहे हैं। सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके समर्थक विधायकों को मंत्री बनाए। सचिन पायलट चाहते हैं कि सरकार में काम करने की प्राथमिकता दी जाए। इतना ही नहीं, पायलट गुट की शिकायत है कि गहलोत राज में उनके साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद 11 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और अजय माकन की एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी का काम सचिन पायलट और उनके समर्थकों की मांगों को सुनकर पार्टी आला कमान को रिपोर्ट सौंपना था।
लेकिन 10 महीने बाद कमेटी की रिपोर्ट का अता पता नहीं। इस बीच अहमद पटेल का निधन हो चुका है और तब सचिन पायलट ने कहा था कि रिपोर्ट पर जल्द कार्रवाई होगी और रिपोर्ट भी जल्द सौंपी जाएगी, लेकिन 10 महीने बाद सचिन पायलट खेमे का सब्र जवाब दे रहा है। यही वजह है कि अब दिल्ली में सचिन पायलट के साथ सुलह की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस में गुटबंदी का ये टकराव जल्द खत्म होगा या फिर इस टकराव का असर भी कांग्रेस के लिए कोई नई सियासी चुनौती लेकर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की मीटिंग को संबोधित किया। कोरोना महामारी के दौर में दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियां G7 समिट में हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस समिट में वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी ने G7 समिट के पहले सत्र में वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मर्केल ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री के इस मंत्र का उल्लेख किया और इसका समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान G7 और अन्य देशों के समर्थन की सराहना की। उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश भी डाला। प्रधानमंत्री ने संपर्क ट्रेसिंग और वैक्सीन प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स के भारत के सफल उपयोग के बारे में भी बताया और अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की भारत की इच्छा से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान WTO में वैक्सीन पेटेंट में छूट के लिए G7 देशों का समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल के लिए खुली सप्लाई चेन बनाने पर भी जोर दिया। केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले दूसरे उपकरणों पर GST में बड़ी राहत दी है। ऑक्सीमीटर पर GST 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि वेंटिलेटर पर अब 5% GST ही लगेगा। तो वहीं एम्बुलेंस पर GST 28% से घटकर 12% कर दी गई है। GST काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेडिकल के कई उपकरणों पर GST घटाने का ऐलान किया। Temperature checking equipments, the GOM recommended 18%. After discussion in the council today, we are bringing it down to 5%. The GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के जरिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत बच्चों को शुरुआत में 1 लाख रुपए की मदद और उसके बाद 18 साल की उम्र पूरी होने तक हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 18 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें 5 लाख रुपए की मदद भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वहां गांव में एक सड़क बनाई जा रही थी और इसी सड़क को बनाने पर 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर पत्थर बरसा दिए तो कुछ लोग पत्थरों से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें हम आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए गए। एक मकान के ऊपर खड़े लोगों ने नीचे खड़े लोगों पर ईंटों से हमला कर दिया। काफी देर तक चले इस हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।